नमस्कार। धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन, गुलाबी ठंड वाली सुबह के साथ गरम गरम चाय की प्याली और गर्म जोशी वाला हमारा स्वागत आपके फेवरेट कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। पता है, हम अपने घर से दूर भी रहें ना तो हमारा बड़ा ही जुड़ाव होता है अपने गांव से, अपने घर से और अपनी भूमि से। हमें बड़ा प्रिय होता है दूर से भी अपने गांव आना, अपने घर आना, और ख़ासकर आजकल के मौसम में जब पर्व त्योहारों का समय है, घर आना बड़ा ही अहम होता है हम सभी के लिए। और हमें जुड़ाव होता है अपनी भूमि से, अपने प्रदेश से। अगर मैं बात कर रही हूँ भूमि की, तो भू राजस्व का भी उतना ही अहम स्थान होता है। भूमि प्रबंधन का, भूमि सर्वेक्षण का बहुत ही अहम स्थान होता है हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में और हमारे प्रांत के विकास में। तो आज इस महत्वपूर्ण बात पर ही हमारी जानकारियों वाली गप्पे शप्पे होने वाली है आपके साथ। पर फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करूँगी अपने पहले सेगमेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट से, जिसका नाम है अनमोल वचन। ऐसे कथन जो हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हम क्या करें कि जब परिस्थितियां खराब हों तब भी हम दृढ़ता के साथ उनका सामना कर सके। तो आइए देखते हैं, नजर डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। और दर्शकों, जब बात कर रहे हैं भू राजस्व की, और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि भू राजस्व का विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई तरह के ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से हमारा समाज, हमारा देश विकसित होता है। अब बात अगर उद्योग धंधे की हो या फिर कृषि की हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, हर जगह विकास के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इनसे जुड़ा हुआ है राजस्व भी। आइए देखते हैं हमारी ये सॉफ्ट स्टोरी, राजस्व एवं विकास। राजस्व या कर संग्रह किसी भी देश या राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर पूरे देश या राज्य का विकास, संपूर्ण सरकारी कार्यप्रणाली, कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार, उत्पादन एवं उत्पादकता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इस तरह राजस्व और आर्थिक विकास के बीच एक जटिल और महत्वपूर्ण संबंध है। जब हम राजस्व की बात करते हैं तो सरकार द्वारा संग्रहित करों, शुल्कों और अन्य वित्तीय आमदनी की बात करते हैं। राजस्व किसी भी सरकार के लिए संजीवनी की तरह होती है, क्योंकि यह वित्तीय संसाधन सरकार को सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में निवेश के लिए सक्षम बनाती है। इसके लिए एक प्रभावी और उपयुक्त कराधान प्रणाली होना अति आवश्यक है। अगर हम कर प्रणाली की बात करें तो प्रत्येक देश में दो तरह की कर प्रणाली होती है। एक प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु कर एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी भी कहते हैं, बिक्री कर आदि। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो भू लगान एक महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोत है। भू लगान का अर्थ आमतौर पर भूमि से संबंधित कर या शुल्क से होता है, जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि मालिकों से वसूला जाता है। यह कर भूमि के उपयोग, प्रकार और स्थान के आधार पर भिन्न होता है। इसके अलावा भू लगान कृषि भूमि, शहरी भूमि और औद्योगिक भूमि के लिए अलग अलग होता है। एक अच्छी और मजबूत कर प्रणाली राजस्व संग्रह में वृद्धि करती है, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार है। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, बेरोजगारी में कमी आती है, औद्योगिकरण, शहरीकरण और नवाचार को गति भी मिलती है। सरकार विकास योजनाओं में अधिक निवेश करती है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप हमारे जीडीपी में वृद्धि होती है, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास का माप होता है। राजस्व में वृद्धि से देश के बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, परिवहन, ऊर्जा नवीकरण, जलवायु संरक्षण आदि पर हम ज्यादा निवेश कर पाते हैं और इसका विकास होता है।
विकासशील देशों में राजस्व और आर्थिक विकास के बीच संबंध को कुछ विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन देशों में कर आधार अक्सर सीमित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व का संग्रह सीमित होता है, जो विकास योजनाओं को प्रभावित करते हैं। राज्य में भू लगान अगर तर्कसंगत हो तो सरकार को भू लगान के रूप में अधिक राजस्व मिलता है। इसलिए राजस्व और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए कुछ नीतिगत उपाय अति आवश्यक है, जिसमें सरकारी कर प्रणाली में सुधार सबसे प्रमुख है। राजस्व और आर्थिक विकास के बीच संबंध को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल सरकार को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। सरकारी नीतियों को इन परिवर्तनों के अनुसार ढालना होगा ताकि विकास की गति को बनाए रखा जा सके। यह न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए बल्कि समाज के समग्र कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा दर्शकों इस सॉफ्ट स्टोरी को और जाना किस तरीके से राजस्व की भूमिका होती है देश को विकसित करने में। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे पहले मेहमान श्री सुबोध कुमार जी का। आपको बताते चलूँ कि आप बिहार प्रशासनिक सेवा में 44वीं बैच के ऑफिसर हैं और साथ ही वर्तमान समय में आप एडीएम रैंक में आप्त सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करिए हमारे आज के पहले मेहमान श्री सुबोध कुमार सर का। सर बेहद अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो बहुत ही लंबा अनुभव रहा है और हर क्षेत्र में आपने काम किया है और विभिन्न पदों पर भी अपना योगदान दिया है, हर उस जिम्मेदारी को संभाला है और उसमें कई जिम्मेदारियां भू राजस्व से जुड़ी हुई भी रही हैं। तो पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगी वो ये कि राजस्व की कैसी भूमिका होती है अगर हम विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो? मैडम, राजस्व से संबंधित है मेनली, जैसे आपने कहा कि विकास में राजस्व का क्या योगदान है या राजस्व विभाग का क्या योगदान है उसमें। तो कोई भी चीज़ को, जैसे उद्योग धंधे की आपने मैडम बात की, तो कोई भी उद्योग लगाने के पहले भी आपको ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन चाहिए आपको साफ़ सुथरी ज़मीन चाहिए कि उसमें कहीं कोई विवाद ना हो। जैसा आपने सुना होगा कि टाटा साहब जो नैनो का प्लांट लगाना चाहते थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो भूमि विवाद के कारण ही वो उठ करके उनको ले जाना पड़ा फिर गुजरात में। तो इसके कारण बहुत टाइम डिलेइंग होता है, बहुत सारा उनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नुकसान होता है और एक राज्य का इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं होता है कि विवाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए शुरुआत में ही भूमि के बारे में क्लियर कर लेना अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने इंडस्ट्री लगाते हैं अच्छे, मतलब कि अपने प्रोग्रेस के लिए, न कि उसमें वो डिले चाहते हैं। तो भूमि का बहुत बड़ा इसमें रोल है और अगर उन्होंने किसी से भूमि पर अगर लीज लिया है तो उसमें अपेक्षित योगदान उनको दे दिया जाए कि अगर वो भूमि का संपरिवर्तन कराना चाहते हैं तो भूमि का संपरिवर्तन उनका तुरंत हो जाए। इसमें उद्योग विभाग मदद भी करते हैं कि वो खुद रिव्यू करते हैं कि एसडीओ साहब के यहाँ अगर पेंडिंग है तो यहाँ से फ़ोन भी जाता है उनको बार बार कि भाई इनका पेंडिंग नहीं रखे, जल्दी कर दीजिए, ताकि उनको बैंक से लोन लेने में सहूलियत हो। तो अगर वो उनका संपरिवर्तन क्या होता है उसमें कि कृषि योग्य भूमि में ही मेनली बहुत सारा भूमि चाहिए। तो ऐसा मैडम बहुत सारा भूमि उपलब्ध नहीं रहता है एक साथ में। तो किसी से अगर मान लीजिए लीज पे लें या सरकार बियाडा के माध्यम से भी उन्हें भूमि देती है तो अलग इशू है। बियाडा को बहुत लोग लीज पे ही किसानों से भूमि ले लेते हैं, तो कृषि योग्य भूमि होता है वो, और कृषि योग्य भूमि पे व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए उसको व्यावसायिक में ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। तो उसका है संपरिवर्तन, उसके लिए होता है कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन। तो संपरिवर्तन जब कराएंगे वो एक अलग एक्ट है। संपरिवर्तन के लिए उनको एसडीओ साहब के यहाँ आवेदन देना पड़ता है। तो वही होता है कि कहीं पेंडिंग न रहे, वो संपरिवर्तन उनका जल्दी से हो जाए ताकि वो उस पर बैंक से लोन ले सके। अगर उनको लोन लेना हो तो बिना संपरिवर्तन के बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो ये सारी प्रोसेस हैं, सबको मिल के काम करना पड़ता है। सब लोग जब मिल के काम करेंगे तभी काम होगा। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर उद्योग धंधों का निर्माण करना है तो वहाँ आप लोगों का रोल आता है और उसके माध्यम से भूमि, अगर वो कृषि योग्य भूमि है, उसका संपरिवर्तन करना है। ये नियम है जिनका पालन करना बेहद अहम भी है। एक बेसिक सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ बिहार में भूमि राजस्व व्यवस्था है तो उसमें भूखंड के अधिकार के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है अगर राजस्व निर्धारण की बात करूँ तो? क्या मतलब लगान की? हाँ, वो तो लगान मैडम हर चीज़ का, जैसे जिस समय सर्वे हुआ
जिस समय अंग्रेजी राज में सर्वे हुआ था, प्रथम सर्वे जिसको बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, अच्छा, वो 1900 से 1916-17 तक में चला था। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में उसमें जितना भी ज़मीन का सर्वे किया गया, तो सर्वे का मतलब ही है उसके साथ लगान का निर्धारण कर देना कि इस ज़मीन का सर्वे भी कर दिए। ज़मीन के एक सर्वे क्या होता है, एक किस्म बना दे रहे हैं, ज़मीन की पूर्ण विवरणी किस्म क्या है, तो कृषि योग्य। तो कृषि योग का लगान कम इतना होगा। आवासीय है तो आवासीय में उस समय था कि बेलगान रहेगा। अगर कोई मान लीजिए व्यावसायिक है तो उसी तरह से वो लगान कौन ज़मीन कितना है। अगर कोई कृषि युग में ही कोई ज़मीन है जिसमें 2 फसल हो सकता है, किसी में 3 फसल हो सकता है, तो उसका लगान ज़्यादा होगा। तो वो सब उसी समय जिसमें सर्वे करते हैं उसी तरह लगान निर्धारण उसी तरह में सबके लास्ट कॉलम में किया हुआ है, तो कर दिए। अगर मान लीजिए कोई छूट गया तो उसमें DCLR जो हमारे होते हैं, अनुमंडल में बैठते हैं DCLR, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उनको पावर दिया हुआ है कि वो उस ज़मीन का लगान निर्धारण कर सकते हैं। तो आज के हिसाब से वो अपने हिसाब से लगान निर्धारण करते हैं जो उनको उचित लगता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि हर प्रकार की भूमि होती है, वो कृषि योग्य भूमि है या फिर जहां हम निवास करते हैं या औद्योगिक क्षेत्र काम के लिए है, और उसके आधार पर लगान का निर्धारण होता है। सर्वे में होता है, जैसे अभी सर्वे हो रहा है, चल रहा है, जब सर्वे होगा तो इसमें लगान निर्धारण होगा। जी जी। जैसे अगर पहले का कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, उसके बाद फिर बीच में 65 से लेकर के इधर में 90 तक में कुछ रिविजनल सर्वे भी हुआ था कुछ टुकड़ों में। वो हालांकि पूर्ण सक्सेसफुल नहीं था लेकिन हुआ था। उसके बाद जो है लगान निर्धारण के बाद आया रिविजन सर्वे और अभी विशेष सर्वेक्षण चल रहा है। तो विशेष सर्वेक्षण में मैडम क्या है कि इसमें लगान निर्धारण का प्रोविज़न पहले नहीं था, लेकिन फिर बाद में इसमें भी लगान निर्धारण का प्रोविज़न कर दिया गया, थोड़ा संशोधन करके इसमें भी कर दिया गया प्रोविज़न को। तो अगर मैं बात करूँ लगान निर्धारण के बारे में, आपने बताया, इसके साथ ही एक अहम सवाल आता है भू लगान को जमा करना। जो अलग अलग क्षेत्र जो उसका प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है और क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ भी इस क्षेत्र में किया जा रहा है? भू लगान के लिए जी, भू लगान के लिए तो ये तो मैडम ये है जो ज़मीन में जाते हैं, टेक्नोलॉजी का सर्वे के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है मैडम। हवाई जहाज़ से सर्वेक्षण हुआ है भूमि का नक्शा बनाने के लिए, लेकिन भू लगान तो आपको करना पड़ेगा मैनुअल ही। जैसे अमीन जो जा रहे हैं मैनुअल ही होगा, कितना इस ज़मीन का कितना, क्योंकि वो हर टुकड़े पे जाएंगे, ज़मीन का हर टुकड़े पे जाएंगे अमीन। जी जी जी। तो जब जाएंगे वो खाना पूरी करने हैं तो उसी समय वो तो देख ही लेंगे, ज़मीन के हर टुकड़े पे जाएंगे, उसी हिसाब से वो लगान का निर्धारण करेंगे उस समय। इसका लगान बांध देंगे, इसका इतना इतना इतना। वो तो आना ही है, सर्वे का मेन पर्पस ही है कि ज़मीन का किस्म के साथ लगान निर्धारण करना। ज़मीन का विवरणी दे देंगे, कौन ज़मीन किसका है, खाता खसरा देंगे, रकबा देंगे, चौहदी देंगे, ज़मीन का लगान देंगे, किस्म देंगे। तो ये तो सर्वे का प्रोसेस ही है। तो मूल बात ये कि भूमि सर्वेक्षण के साथ इन सारी बातों का निर्धारण हो जाता है और हमें बिल्कुल पता होता है कि हमें भू लगान कितना जमा करना है, और उस जो राजस्व की वसूली की जाती है उसका बेहतर इस्तेमाल होता है हमारे देश के विकास के लिए, हमारे प्रांत के विकास के लिए। विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक हिस्सा है मैडम, सरकार के आय के स्रोत बहुत सारे हैं, उसमें भू राजस्व भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बिंदु है, सही कहा, कई बिंदु हैं। हाँ, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार का उसमें भू राजस्व भी एक बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल। हम विस्तार से इस पर बातें भी करेंगे, पर अभी का जो समय है मौसम परिवर्तन का भी समय है और यहाँ बहुत अहम हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर आपने अपने सुबह के समय में थोड़ा सा समय योग को दे दिया तो यकीन मानिए आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आने वाली ही नहीं है। तो फिर सजग हो जाइए और फिलहाल देखिए हमारे आज के योग बिहान में आपके लिए कौन सा आसन हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं योग बिहान। सबसे पहले हम इस प्रकार, जैसा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कहा जाता है कि आगे की ओर झुको, तो हम इससे ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी के एज में, यानी एज जिनकी बढ़ रही है, या फिर आजकल बच्चे भी इस तरह पैरों को आगे छू नहीं पाते हैं, अंगूठों को। तो उनको भी आसान तरीके से कैसे छुआया जाए, या फिर कहे पेट अपना आसान तरीके से कैसे कम किया जाए, इसके लिए देखेंगे। यानी कि पश्चिमोत्तानासन आसान तरीके से कैसे करें। इसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से दोनों पैरों के पास में रखेंगे और सीधे सीधे कमर से झुकेंगे पीछे की ओर, जितना झुक सकते हैं आसान तरीके से। फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से कुछ देर रुके रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि हम अपने कोर को एंगेज करें, और कुछ देर इसी तरह रुके रहेंगे जितना संभव हो। देखिए
पूरा शरीर एक सीध में जितना देर संभव हो सके उतनी देर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्वतः आपका शरीर आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर आसानी से झुक पा रहे हैं। आपकी पीठ जो है धीरे धीरे लचीली होती जा रही है। फिर से एक बार देखेंगे, दोनों हाथों को घुटने के बगल में इस प्रकार रखेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। धीरे धीरे जितना धीरे धीरे जा सकते हैं जाएंगे। इस तरह दोनों हाथ जांघ के बगल में और धीरे धीरे पैरों को ऊपर इस प्रकार उठाएंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे, श्वास रोक के। फिर धीरे धीरे वापस संतुलन बनाते हुए श्वास छोड़ते हुए यानी कि प्रश्वास के साथ इससे पश्चिमोत्तानासन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल आगे की ओर जाने लगेगा और आप आसानी से घुटने में नाक सटा सकते हैं। और इसमें भी ध्यान ये रखना है कि जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो दोनों पैर आपस में इस प्रकार जमीन से सटे होंगे और दोनों हाथ बिल्कुल एक सीध में। गर्दन को आगे नहीं ले जाना है, कंधे को सीधे रखना है और शरीर को और कमर को आगे की ओर ले जाना है। तो दर्शकों, इस योग बिहान के पश्चात आपको पुनः बताती चलूँ कि आज हम बातचीत कर रहे हैं राजस्व एवं हमारे विकास की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई बातें और हमारे साथ हैं श्री सुबोध कुमार जी। आप एडीएम स्तर के अधिकारी हैं और आप सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूं देश के विकास की, प्रांत के विकास की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भूमिका है, आधारभूत संरचनाएं जो हमारी हैं, उसका बहुत ही अहम स्थान होता है। तो यहाँ आप किस तरह से मदद करते हैं और किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाते हैं? नहीं मैडम, जैसे सारे विभाग, सरकार के जितने भी विभाग हैं, सभी लोग मिलकर के बिहार के विकास में प्रयासरत हैं। बिल्कुल। सभी जगह यह है, किसी एक राजस्व विभाग का अपना बहुत अधिक रोल है, चूँकि ज़मीन से संबंधित विभाग है, लेकिन उसके भी अन्य विभाग का भी योगदान उसमें आवश्यक है। जैसे विकास के बहुत सारे लोग जो उद्योग लगाने चाहते हैं तो उनको सरकार जो है बियाडा से ज़मीन उपलब्ध करवाती है, तो उद्योग विभाग उसको देखते हैं। तो बियाडा से ज़मीन उपलब्ध में सरकार ने बियाडा में अपनी भूमि संग्रहित की हुई है अपने, चाहे वो अधिग्रहण से करें या जैसे भी करें, सरकारी भूमि हो। तो उसमें होता है कि जैसे कोई उसमें आवेदन करते हैं उद्योग के लिए, तो सरकार उनको अगर उचित समझती है तो उनको बियाडा के माध्यम से ज़मीन का अलॉटमेंट होता है कि ज़मीन आप लीजिए और इस पर अपना उद्योग धंधा खड़ा करिए। तो वो भी होता है मैडम लीज पे उनको दे दिया जाता है। लीज की दर उनकी बहुत कम है और वो लीज का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता है और लीज की दर भी उसमें कम है, मतलब उनको कम पेमेंट करना पड़ता है सरकार को। तो भूमि समझिए कि उनको इजीली उपलब्ध हो गया। अच्छा। और लीज पर है तो पहले 99 साल का था, शायद अब 26 साल का हो गया लीज। फिर उसके बाद वो अपने रिन्यूअल करेंगे या जैसे जो भी करेंगे, तो कम से कम उनको भूमि उपलब्ध हो गई तो एक टेंशन तो उनका दूर हो गया। बाकी आप अपना जैसे करना है उसको अपना उद्योग धंधा लगाइए और काम करिए और बिहार के विकास में योगदान दीजिए जी। तो इसी तरह सारे विभागों का है मैडम अपना अपना रोल कि ज़मीन है तो ज़मीन का खाता के सारा रकबा चौहदी सही रहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है कि उसको दुरुस्त रखें। ऑनलाइन है तो किसी कोई अगर म्यूटेशन के लिए दावा करता है तो उसका ज़मीन जल्दी म्यूटेशन हो जाए, वो भी ऑनलाइन है लेकिन जल्दी हो जाए, अटके नहीं। तो बहुत तरह के बिंदु हैं भूमि से संबंधित कि भूमि राप साफ हो। चूँकि हम इससे जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, एक और आम सवाल, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए ना सड़कों का भी विकास का कार्य होता है, पुलें बनाई जाती है और वहाँ भूमि अधिग्रहण भी किया जाता है। बिल्कुल। और सड़कों का निर्माण जरूरी है। जब भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो जनता का भी उससे जुड़ाव होता है कि हमारी भूमि ले जाती है तो फिर हमें क्या इसके बदले में मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है और जनता का कितना सहयोग चाहिए होता है? इसमें मैडम पहले तो उस एरिया का जाकर के सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन कौन एरिया का ये ज़मीन हमको चाहिए, उसका प्रकाशन होता है। उसके में जब किस एरिया में हमको जमीन, उसका बाकायदा प्रकाशन होता है। और जिनका ज़मीन चाहिए तो पब्लिक से कुछ एरिया में विरोध होता है। पहले दर को लेकर बहुत विरोध होता था, बाद में 2013 में नया एक्ट आया भूअर्जन का, तो दर के कारण विरोध कम हो गया। अब होता है किस्म के कारण विरोध। तो जैसे मान लीजिए मैडम कोई भूमि को कृषि योग्य में डाल दीजिएगा तो उसको लगेगा कि कृषि योग्य के कारण हमको मुआवजा कम मिल रहा है, कंपेंसेशन जो उनको मिलना चाहिए वो कम, क्षतिपूर्ति कम मिल रहा है। किन्हीं को वो चाहते हैं कि नहीं मेरा कृषि योग्य नहीं, इसको आवासीय दर्शाया जाए। बहुत लोग आवासीय नहीं कहते हैं, इसको व्यावसायिक दर्शाया जाए तो उनको रेट ज़्यादा मिलेगा।
तो सरकार कोशिश करती है कि जैसे अभी नया एक्ट में कृषि क्षेत्र में है तो ज़मीन का उनको कुल मिलाकर के लगभग 4 गुना ज़मीन की कीमत का 4 गुना मिल जाता है। ज़मीन का कीमत कैसे निर्धारित करते, तो एक MVR है, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर है, सरकार ने उसको पहले ही से कर रखा है। MVR मिनिमम वैल्यू रजिस्टर, उसका 4 गुना उनको प्राप्त हो जाएगा। कृषि योग्य रहेगा तो उसी तरह से अगर शहरी क्षेत्र का रहेगा तो उनको उस पर दुगना मिलेगा। एक बिंदु है कितना से गुना करने पर दिया जाता है, तो उसमें उनको 2 से गुना होता है, बाकी में उसी तरह कहीं पे 1.5 से गुना होता है, कहीं पे 1.4 से गुना होता है। इस तरह है मैडम, सबका बना हुआ है कि जैसे जैसे आएगा शहरीकृत क्षेत्र में तो उसका गुणक उस तरह से बनाया हुआ है, एक नियम रूल है उसका। तो उसमें सहयोग है। तो पहले दर पे होता था, लेकिन अब दर पे उतना मतभेद नहीं रहता है, किस्म पे मतभेद रहता है। तो उसमें भी स्टेप्स बनाए हुए हैं कि ये मामला है तो आप जो है कमिश्नर साहब के यहाँ आप इसमें चले जाइए, वो मामला है तो वहाँ चले जाइए। इस तरह से उसमें बना हुआ है। और इसमें कोई सरकार का है कि रोल, बेसिक रोल ये है कि अगर हमको भोजन करना है इसके लिए सड़क के लिए या किसी अन्य काम के लिए, तो सरकार ज़मीन आपकी लेगी ही लेगी, क्योंकि ज़मीन में लास्ट में नियम वही है ज़मीन का कि सबे भूमि गोपाल का ही है। अच्छा। हाँ, आज के समय में भी लोग ये समझ रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, ज़मीन वस्तुतः किसी का है नहीं। अगर ये ज़मीन भी होगा तो बिहार सरकार की ही ज़मीन होगी, ये ज़मीन भी। जी बिल्कुल। हाँ, इसके अंतिम टाइटल होगा बिहार सरकार या ज़मीन, या तो बिहार सरकार की होगी या भारत सरकार की ही होगी। बिल्कुल कहा। ये जो आपने बताया ये एक पक्ष की जानकारी हुई। एक इसका सीधा उल्टा पक्ष भी होता है, कहीं कहीं सरकारी भूमि पर आम जनता का कब्जा भी होता है, अतिक्रमण भी होता है। तो उस वक्त नियम क्या कहते हैं और कैसे कार्य करते हैं आप इस क्षेत्र में? नहीं, अगर इसमें दो है मैडम। अगर मान लेते हैं कि अतिक्रमण आपने किया हुआ है लेकिन आपका जमाबंदी नहीं खुला हुआ है, बहुत लोग तो जमाबंदी भी अब जैसे भी खुल गया हो, इनके प्रकार गलत तरीके से जो भी हो, तो अगर अतिक्रमण है और जमाबंदी नहीं खुला हुआ है तो सिंपल अतिक्रमण एक्ट है। अच्छा। हाँ, लोक अतिक्रमण एक्ट है। सरकारी ज़मीन पे जो है उसमें इंक्रोचमेंट एक्ट के अनुसार जो है 1956 का ही एक्ट है, तो उसके अनुसार हम उनको अतिक्रमण हटाएंगे। उसका एक प्रक्रिया है, CO उसमें फुल पावर है CO का। उनको नोटिस दिया जाएगा कि हट जाइए, अपने से हट जाइए तो ठीक है, नहीं अगर अपने से नहीं हटिएगा तो सरकार आपको फोर्स से हटाएगा। ये होगा। अगर आपने जमाबंदी खुलवा लिया है इनके प्रकार है तो फिर उसमें जमाबंदी पहले उनको तोड़वाना पड़ेगा। उनका तुरंत सर को उसमें ADM को पावर है जी, कि सरकारी भूमि की जमाबंदी खुल गई है तो ADM उसकी सुनवाई करेंगे, बाकायदा उनको नोटिस देंगे, भाई आइए सुनवाई करिए, अपना वकील रखेंगे, सुनवाई करेंगे, सरकार का पक्ष है उसमें। ADM सुनवाई करके देखेंगे कि नहीं गलत तरीके से जमाबंदी, सरकारी भूमि आपने कैसे कायम करा लिया, तो ADM उसकी जमाबंदी रद्द करेंगे। बिल्कुल। रद्द करने के बाद अतिक्रमण हटेगा। तो इस तरीके से पूरा दिशा निर्देश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो सरकारी भूमि है तो अतिक्रमण सीधी तौर पर गैर कानूनी है, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं उनसे हमें देश के विकास को गति देने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है और यहाँ आम जनता को भी सजग रहने की ज़रूरत है। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है मैडम, हार्दिक धन्यवाद आपका। नमस्कार। और दर्शकों, ये थी हमारी आज की बातचीत, पहली बातचीत राजस्व और विकास से जुड़ी हुई। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने जानी, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे तो बातें करेंगे भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी है और वो जानकारी भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। जानकारी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा और स्वरोजगार की, कृषि के बदलते कलेवर, सूचना तंत्र के बुलंद होते तेवर, आधारभूत संरचनाओं की भी बात, गांव के अब बदल चुके हालात। देखिए कार्यक्रम गांव घर, सोमवार से रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ DD बिहार पर। तो इस छोटे से अंतराल के पश्चात पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। फिलहाल हमने बातें की राजस्व से जुड़ी हुई और अब बातें करेंगे भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई, क्योंकि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या है और साथ ही इसे किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है और आम जनता को इसके फ़ायदे क्या हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम आपको देंगे थोड़ी बेसिक जानकारी भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई, और आइए आपको दिखाते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी जो आधारित है भूमि सर्वेक्षण पर। आइए देखते हैं। भारत जैसे देश में जहां भूमि संबंधी समस्याओं के कारण प्रत्येक दिन विवाद होता है, वहां सरकार द्वारा देश के भूमि संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण और मानचित्रण कराना एक ऐतिहासिक पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि अभिलेखों का एक डिजिटल भंडार बनाना है, जिससे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का कुशल प्रबंधन और उपयोग संभव हो सके।
भूमि सर्वेक्षण में भूमि के एक टुकड़े की माप और मानचित्रण कराना शामिल होता है ताकि इसकी सीमाओं, आकार और विशेषताओं का निर्धारण किया जा सके। सर्वेक्षक भूमि की स्थलाकृति के साथ साथ उसमें मौजूद किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचना को मापने के लिए तकनीकों के साथ संयुक्त विशेषज्ञ भूमि सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग करती है। इस कार्यक्रम को 2020 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश में भूमि अभिलेखों का एक व्यापक और सटीक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था में बदलना है। भूमि सर्वेक्षण के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं: स्वामित्व विवरण, भूमि उपयोग पैटर्न और स्थानिक मानचित्रण सहित भूमि अभिलेखों का एक व्यापक और सटीक डेटाबेस बनाना, कृषि, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि के कुशल प्रबंधन और उपयोग को सक्षम करना, देश में सभी भूमि जोतों की पहचान करके और उन्हें कराधान के दायरे में लाकर भूमि राजस्व संग्रह में वृद्धि करना, नागरिकों को सटीक और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना ताकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें और अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। भारत जैसे देश में भूमि सर्वेक्षण के कई लाभ हैं। सटीक और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि के कुशल प्रबंधन और उपयोग को सक्षम करेंगे। सभी भूमि जोतों की पहचान और कराधान से भूमि राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी। नागरिकों के पास सटीक और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच होगी, जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होंगे। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड भूमि लेन देन और प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इतने सारे लाभों के बावजूद भूमि सर्वेक्षण में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूमि सर्वेक्षण में एकत्रित डेटा की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इसलिए इन चुनौतियों का समाधान भूमि सर्वेक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस जानकारी के पश्चात अब समय है कि हम आपको विस्तार से बताएं इस प्रक्रिया के बारे में और किस तरह के जो कागजात हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास भूमि है उसे शामिल करना बहुत ज़रूरी है भूमि सर्वेक्षण पर। और इसके लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे आज के दूसरे मेहमान। आपको बताते चलूँ कि हमारे साथ हैं श्री आनंद कुमार तिवारी जी। आप एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में और साथ ही आप गवर्नमेंट पैनल एडवोकेट हैं रेवेन्यू बोर्ड बिहार में भी। आइए स्वागत करिए हमारे आज के दूसरे मेहमान श्री आनंद कुमार तिवारी जी का। बहुत बहुत अभिनंदन आनंद जी कार्यक्रम में। जो पहला बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये भूमि सर्वेक्षण का कार्य है, इसे किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है और मुख्य जो इसके फ़ायदे हैं वो आम जनता को क्या होने वाले हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें उद्देश्य और फ़ायदे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार आपका। इसके उद्देश्य को समझने से पहले इनका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सर्वेक्षण हो रहा है, ये सर्वेक्षण क्या पहले भी हुआ था और अगर हुआ था तो उसका क्या उद्देश्य था और वो दोबारा सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो थोड़ा ब्रीफ जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि 1905 के आसपास कैडेस्ट्रियल सर्वे जो अंग्रेज़ के ज़माने में हुआ था, उसमें भी लैंड का जो रिकॉर्ड है वो तैयार किया गया था। उसमें वो सारी जानकारी इकट्ठा की गई, क्योंकि जो गवर्न कर रहे थे उस समय के ब्रिटिश एरा के अंदर, उनको ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी जानना कि कितने लैंड्स हैं और उनके जो ऑन करने वाले लोग हैं वो कौन हैं और किस तरीके के लैंड्स हैं, उनके स्टेटस क्या है, ये सारा रिकॉर्ड जो है उसके अंदर कलेक्ट किया गया था। फिर उसके बाद आज़ादी होने के बाद लगभग 60 के दशक में, 60 के दशक में एक रिविजनल सर्वे करके अरेंज किया गया, जिसमें ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंध में वो विशेष कार्य किया गया था। वो उतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, नहीं माना जाएगा, लेकिन एक माना गया कि वो रिव्यू किया गया, उसका रिवीजन किया गया जो कैडेस्ट्रियल सर्वे अंग्रेज़ के ज़माने में किया गया था। तो उसमें भी वही जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो एक गैप होने के बाद उस पीरियड में
बहुत सारे ज़मीन की स्थिति में चेंजेस आ गई, बहुत सारे लैंड का है वो ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे उसके स्वामी आ गए, तो वहाँ पर वो महसूस हुई। और अब एक अंतराल के बाद फिर से ये जो लैंड सर्वे का काम जो है गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये अरेंज किया गया है। और इसमें ये तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो इस अंतराल में चेंज हुए, उनके स्टेटस में चेंजेस आ गया, नए भूस्वामी आ गए, तो उस सब का अभिलेख तैयार करना और एक इसमें विशेष क्यों है और पहले की तुलना में, तो एक इसमें साइंटिफिक जो हो सकती है प्रणाली उनका सहारा लिया जा रहा है। तो ये एक अंतर है ये वाले नए सर्वे में। जी जी, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया, हमने पूरा इतिहास बताया कि कैसे इसकी पहले शुरुआत की गई, उसके पश्चात पुरानी जो भूमि सर्वेक्षण का पुराना कार्य किया गया था और इसमें क्या अंतर है। आपने कहा टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग किया गया है, समय के साथ बदलाव भी आए हैं, पर एक मुख्य सवाल ये आता है कि जब आम जनता के पास ये जानकारी जाती है कि भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है, तो कुछ तो इसे बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं और किसी को लगता है कि कहाँ से इतनी सारी प्रक्रिया हो रही है, हमें ये कागजात देने हैं और ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, बहुत बड़ी समस्या आ गई। कभी कभी देखने का एंगल ये भी होता है, पर आम जनता को क्या फ़ायदे से मिलने वाले हैं, ये मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट को वो रिकॉर्ड्स चाहिए जो उनके जुरिस्डिक्शन में, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उनके अंदर जो लैंड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है या उसकी स्थिति में जो चेंजेस आ रही है, उनका सारा रिकॉर्ड उनको चाहिए। उस संबंध में जो आम लोगों के बीच में समस्या है, विशेषकर इस सर्वेक्षण को लेके, वो समस्या कम भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो उसका निराकरण बहुत ज़रूरी है। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, एक तो कि गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कोई भी विज़िट करके, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे विज़िट करके सारी मार्गदर्शिका को उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी बातें स्पष्ट की गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि प्रपत्र 2, इसके बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं कि प्रपत्र 2 क्या है, ये प्रपत्र क्या है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें फॉर्मेट बनाया गया है, उसमें सारी जानकारियाँ मांगी गई है, बस आपको उसमें पुट करना है। एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो भी सवाल मन में आ रहे हैं ना, ये जो मूल जानकारियाँ हैं वो बाकायदा वेबसाइट पर दी हुई हैं, तो उसे देख करके जानकारी हमारी जनता ले सकती है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ज़रूर जान सकते हैं। और आपने कहा कि बहुत सारे मिथ्ये हैं इससे जुड़े हुए। एक और सवाल जो आम जनता के मन में उठता है कि अगर हमने भूमि सर्वेक्षण करवाया, अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भूमि जो है वो ले ली जाएगी और फिर हमें भूमि अपनी प्राप्त होगी या नहीं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि प्रपत्र 2 में वो आपकी सारी डिक्लेरेशन मांगी जाएगी आपके भूमि से संबंधित। तो उसमें आपका एक कॉलम ये भी कहता है सेम प्रपत्र में कि उस पे दावा का आधार क्या है, आपको आधार बताना पड़ेगा। तो अगर मान लिया जाए वो आपको सक्सेशन के थ्रू मिल रही है वो भूमि, यानी आपके पूर्वज की थी और उसके तहत आप दावा क्लेम कर रहे हैं कि वो भूमि अब मेरी है, तो वो एक सक्सेशन का आधार बना। इसी प्रकार से जैसे आपने परचेज किया इस बीच में, तो वो परचेज का जो सेल डीड होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक ऐसे ही एक तरीके हैं जो आपको वहाँ पर अपना क्लेम के रूप में दिखाना पड़ेगा, जिस आधार पे आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के किसी पर्टिकुलर भूमि के बारे में आप दे रहे हैं। तो अगर ये आप दिखा देते हैं तो फिर कहीं भी इफ़ और बट की गुंजाइश नहीं रह जाती है, भूमि आपके नाम पे ही ट्रांसफ़र होगा। और अगर किन्हीं को आपत्ति होगी उसके ऊपर, तो उसमें एक समय सीमा तय की गई है कि समय सीमा के अंतराल में कोई भी व्यक्ति अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है और उसके संबंध में भी उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और फाइनल डिसीजन जो होगा वहाँ के जो सर्वेक्षण पदाधिकारी होंगे उन्हीं की होगी और उनके ऊपर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की प्रॉपर। जी जी, तो आपने जैसा कि कहा कि पूरी प्रक्रिया सरल है, सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा जो हम जानना चाहते हैं जिनके पास भूमि है, सर्वेक्षण के पार्ट हैं वो,
तो उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि सरकार को भी सही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो जो प्रक्रिया है वो सरल भी हो जाती है और सही तरीके से डॉक्यूमेंटेड भी हो जाती है। तो जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, वो क्या क्या रखने चाहिए जिनकी भूमि है उन्हें? जी बिल्कुल, जैसे अगर आप किसी भूमि के ऊपर आप अपना क्लेम कर रहे हैं तो मूलतः आपको अपना अधिकार जताने के लिए आपको अपना खतियान निकाल देना चाहिए। खतियान जो सर्वे पूर्व में हो चुका है, उसके तहत जो रैयतधारी का नाम खाता खुल के उनका नाम चढ़ा, तो उनके खतियान अगर है तो खतियान अपने पास रख लें, प्लस आपकी जो पंजी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको आप अपने पास निकाल के रख लें। और अगर आपने उसको ज़मीन खरीदगी है, अगर वो ख़रीदा हुआ है तो सेल डीड जिससे आपने परचेज किया है उसका आपका सेल डीड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो इन सब दस्तावेज के आधार पे ही आप किसी भूमि के ऊपर दावा अपना कर सकते हैं और उसके अवलोकन के बाद अगर ये सही पाया जाता है तब आपके पक्ष में खाता खोला जाएगा नए सर्वेक्षण में। और जो अभी जीवित हैं रैयतधारी, उनके जिनके नाम से आवेदन जाएगा उनके नाम से नया खाता खुल जाएगा और यानी वो रैयतधारी अब बन जाएंगे। जी जी जी, उनके नाम से खतियान खुल जाएगा, यही तो एक तरीके से जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो अपडेट भी हो जाती है इस भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से। तो अगर आप शामिल होते हैं तो ये हम सब के लिए फ़ायदे की बात है और आपके नाम पर आपकी भूमि आ जाती है, तो ज़ाहिर तौर पर हमें सजग होकर के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और कागजातों के साथ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, उन्हें ज़रूर मुहैया कराना चाहिए। एक दिक्कत की बात यहाँ कभी कभी ऐसे आती है कि हम कहीं दूर रह रहे होते हैं और हमें अपनी भूमि को इस भूमि सर्वेक्षण में शामिल करना होता है, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है? तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है जो सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उनके वेबसाइट पे लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करके, बहुत सिंपल प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति बिहार से बाहर रह रहा हो, चाहे वो विदेश में रह रहा हो, उस संबंध में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन दाखिल कर सकती है। जो प्रक्रिया आप ऑफलाइन में करते हैं फॉर्म भर के प्रपत्र टू, सेम सुविधा वो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। और उस संबंध में आप सारा विवरणी देंगे, आपका OTP जनरेट होगा, उससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आधार वेरिफिकेशन भी उसमें उसका प्रावधान किया गया है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही सरल कर दी गई है उन लोगों के लिए, विशेषकर जो बाहर निवास कर रहे हैं, बिहार से बाहर। जी जी, तो ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी आनंद जी, क्योंकि जो बाहर रहते हैं उन्हें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि तकनीक के माध्यम का प्रयोग करके ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप भूमि सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट भी कर सकते हैं। कभी कभी एक आम सवाल आता है जब भूमि सर्वेक्षण का जिक्र हम करते हैं, वो है वंशावली से जुड़ी हुई। तो इसके लिए क्या जो भूमि के मालिक हैं उन्हें वंशावली देनी है और इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे बनाना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? जी, बहुत ही बढ़िया और व्यवहारिक सवाल आपने किया है। ये ज़मीन स्तर पे ये बहुत ही समस्या आ रही है। तो इसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि जो वंशावली है वो किसी भी आप अधिकारी से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्वयं का डिक्लेरेशन देना होता है। और वंशावली फॉर्म जो है प्रपत्र 3(1) में जो प्रावधान किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उसी के साथ आप सिंपल पेज पे, प्लेन पेज पे अपना एक वंशावली और वंशावली बना के दे सकते हैं। वंशावली में भी एक जानकारी विशेष कर मैं दे देना चाहता हूँ कि जो पूर्व में रैयतधारी हैं और अब वो जीवित नहीं हैं और उनके वंशज जो अब जीवित हैं वो क्लेम कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सिर्फ जो रैयतधारी अभी जीवित नहीं है उनसे लेकर अब तक जो जीवित हैं उन तक ही वंशावली में डिटेल दिया जाना है। इसके अतिरिक्त और कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो वंशावली है जो सिर्फ कोई भी व्यक्ति सिंपल पेन और पेज पे लेकर खुद से बनाकर उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको किसी विशेष अधिकारी से और विधिवत रूप से बना के देने की आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा जो है विशेष सर्वेक्षण में
प्रावधान जी, ये बड़ी अहम जानकारी भी आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई, क्योंकि आम जनता के बीच में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वंशावली मांगी जा रही है तो क्या हमें किसी अधिकारी के पास जाना है, किसी प्रमाण की ज़रूरत है और हमें इसे कैसे बनाना भी है। कभी कभी एक समस्या ये भी आती है ना कि भूमि एक है, उसके दावेदार बहुत सारे हो जाते हैं, तो इस भूमि सर्वेक्षण में इस बात का कैसे ख्याल रखा जाता है और जो वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उसका निपटारा कैसे होता है? तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगर भूमि पे विवाद है या किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया, सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया और उस आधार पे उनका जो आधार बनाया गया, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उन आधार पे अगर सही पाया जाता है तो फिर सर्वेक्षण में ये प्रावधान है कि उन्हीं व्यक्ति के नाम पे खाता खोलेगा। और अगर कोई उनको किसी को भी आपत्ति है उस पूरे प्रक्रिया के ऊपर या उसके डिसीजन के ऊपर, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि वो अपना एक फॉर्म भरकर उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपत्ति दर्ज होगी तो उस संबंध में उनको भी दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे और फाइनल डिसीजन उसके बाद जो सर्वेक्षण अधिकारी संबंधित होंगे उनका होगा और इस आधार पे फिर सेटलमेंट कर दिया जाएगा उस लैंड का जिनके पक्ष में वो जी जी। तो इसका भी ध्यान रखा गया है कि अगर कोई विवादित भूमि है तो वहाँ सरकार किस तरीके से निर्णय लेगी और वहाँ डॉक्यूमेंट्स होने बहुत आवश्यक भी हैं। तो जब इस कार्य के लिए अधिकारी गण, कर्मचारी गण भूमि पर पहुँचते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहाँ से प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और जो भूमि के मालिक हैं उनका किस तरह से सहयोग अपेक्षित होता है, ये बताएं। तो ये बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सर्वेक्षण प्रक्रिया में जितने भी अधिकारी और कर्मचारियों को लगाया गया है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा। कि जब आप उस गांव में जाएंगे तो जाने के बाद आपकी क्या भूमिका होने वाली है, तो उसमें ये प्रावधान है कि ग्राम सभा आयोजित करके लोगों को जागरूक करना, उस संबंध में सर्वेक्षण के संबंध में सारी जानकारी को ग्रामीणों के बीच में उपलब्ध कराना। जी, तो इस तरीके से कर्मचारी भी पूरे सहयोग के साथ वहाँ काम करते हैं और आम जनता से भी, जो भूमि मालिक है उनसे भी सहयोग की, मदद की बहुत ज़रूरत होती है और साथ मिलकर के हम इस भूमि सर्वेक्षण के बहुत बड़े मकसद को पूरा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और साथ ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में हमने दो मुख्य बिंदुओं पर बातचीत की, राजस्व एवं विकास और साथ ही भूमि सर्वेक्षण। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ जानकारी हम आपसे चाहते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो कैसा लगता है आपको हमारी ये कार्यक्रम, आप हमें ज़रूर लिख भेजें और इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। और आज के लिए निहारिका को दीजिए अनुमति। हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।